हिंदी विभाग, नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गुजारिया से मैं सोमा भाई पटेल आपके सामने हिंदी भाषा क्षेत्र विशेष से महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ। हिंदी भाषा को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का स्थान मिला, उसकी ऐतिहासिकता की ओर नजर करें तो हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में प्रस्थापित हुई और उसे राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला। उसके पीछे अनेक कारण हैं। दोस्तों, भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा ही क्यों राजभाषा के रूप में, इस सवाल का उत्तर यही है कि भारत के सर्वांगीण विकास में सबसे श्रेष्ठ, सशक्त यदि कोई भारतीय भाषा है तो वह हिंदी है। हिंदी भाषा भारत देश के भूभाग को मोटे तौर पर सरल और सहज रूप से प्रस्तुति में, व्यवहार में, सारी बातों में अव्वल साबित हुई है। अतः इसे यह स्थान मिला है। आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वह विषय है प्रयोजनमूलक हिंदी से अभिप्राय और उसका प्रयोग। दोस्तों, प्रयोजनमूलक हिंदी को समझे उससे पहले हमें प्राथमिक रूप से हिंदी के विविध रूपों का ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग स्थितियों में हिंदी का रूप अलग अलग है। वैसे तो हर भाषा, हर भारतीय भाषा का रूप अलग अलग स्थितियों में अलग दिखाई देता है। आज हम हिंदी भाषा के रूपों का प्राथमिक परिचय पहले प्रस्तावना के रूप में प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदी का रूप एक नहीं। हम मित्र या सगे संबंधियों में जब हिंदी का प्रयोग करते हैं, हम रसोई घर में जब हिंदी का प्रयोग करते हैं तब वहां कुछ अलग रूप दिखाई देता है। साहित्य सृजन में हिंदी को माध्यम बनाते हैं तब उसका रूप अलग मिलता है और समयांतर राजभाषा का स्थान पाने के बाद हिंदी को प्रशासन में प्रयोजित करने पर उसका विशिष्ट रूप उभरा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो विशिष्ट उद्देश्य से प्रयुक्त या प्रयोजित प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी भी अपना अलग रूप लेकर
प्रस्तुत हुई है। इस प्रकार देखें तो हिंदी का पहला और प्राथमिक रूप है सामान्य हिंदी। हमने अभी बताया कि जब हम अपने परिवार, सगे संबंधियों या मित्रों के साथ सामान्य सहज जीवन व्यवहार में प्रयोग करते हैं, वह हिंदी सामान्य हिंदी मानी जाती है। दूसरे शब्दों में, जब हमारा सामान्य व्यवहार में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अभ्यास पर कुछ खास लक्षण उभरते हैं। दोस्तों, सामान्य हिंदी में कोई औपचारिकता नहीं होती। यह हिंदी अनौपचारिक है, अर्थात अपने परिवेश, अपना इलाका, उस हिंदी में अनौपचारिक रूप से झलकता है, दिखाई देता है। उसमें प्रदेश विशेष की सारी बातें, प्रदेश विशेष के सारे लक्षण सामान्य हिंदी में देखने मिलते हैं। वह शब्द में, पद में, वाक्य में और बातचीत में सामान्य हिंदी बिल्कुल अनौपचारिक है। दूसरा, सामान्य हिंदी में बोलचाल दिखाई देता है। उसकी भाषा बोलचाल की होती है, अर्थात जिस क्षेत्र विशेष में जो व्यवहार होता है परिवार से, मित्रों से, सगे संबंधियों में व्यवहार में, तब उसकी भाषा का रूप बोलचाल की भाषा होती है। यह दैनिक कार्यों के संदर्भ में प्रयुक्त होती है, अर्थात दैनंदिन कार्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका रूप मानक नहीं, सहज है, सामान्य है और बोलचाल के शब्दों में यह प्रयुक्त होती है। इस प्रकार सामान्य हिंदी हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप है, ऐसा सिद्ध है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य हिंदी का स्वरूप प्रारंभिक स्वरूप है। दूसरा, जब इस क्षेत्र विशेष से एक कदम आगे चलते हैं, तब अर्थात एक दूसरा क्षेत्र है, वहां प्रयुक्त हिंदी अर्थात वह क्षेत्र साहित्य क्षेत्र, साहित्य समाज, भाषा साहित्य समाज में प्रयुक्त हिंदी को साहित्यिक हिंदी कहा जाता है। अर्थात साहित्य लेखन में, साहित्य निर्माण में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसे साहित्यिक हिंदी कहा जाता है। उसमें हमने सामान्य हिंदी के लक्षण देखे, वैसे लक्षण नहीं, थोड़े कहें कि विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी साहित्यिक हिंदी है, अर्थात साहित्यिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी है। अतः इसमें बोलचाल की भाषा प्रयुक्त न करके उसमें कलात्मकता, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली कलात्मकता, वह भाषा की दृष्टि से माने तो भी अलंकार प्रयोग,
प्रतीक प्रयोग, व्यंग्य प्रयोग, छंद प्रयोग आदि कलात्मकता के हर पहलू इस साहित्यिक हिंदी में देखने मिलते हैं। अर्थात साहित्यिक में प्रयुक्त होने वाली हिंदी साहित्यिक हिंदी मानी जाती है। हमारा हिंदी भाषा साहित्य साहित्यिक हिंदी में प्रयोजित है, लिखा गया है। आज हम यह बात ध्यान रखें कि साहित्यिक हिंदी में पहले पहल विशिष्ट, साफ सुथरा और शिष्ट मानक शब्द, मानक वाक्य प्रयुक्त होते थे। आजकल साहित्यिक हिंदी में भी कहें कि प्रदेश विशेष की एक विशिष्ट शब्द प्रयुक्त है, अंचल विशेष की सारी बातें प्रयुक्त हैं। अर्थात साहित्यिक हिंदी ने आज अपनी सीमा को विस्तार दिया है। बोलचाल को भी साहित्यिक हिंदी में स्थान अभी मिला है, क्योंकि हर क्षेत्र की बोलचाल की भाषा में, आंचलिकता में साहित्य रचा जाए तो उसमें बड़ा ही प्रभाव रहता है। इसलिए साहित्यिक हिंदी में भी आज बोलचाल के शब्द और बोलचाल अर्थात प्रदेश अंचल विशेष की हिंदी प्रयुक्त है। इतना सुधार आज के युग में हुआ है। तो हमने यह देखा कि हिंदी का दूसरा रूप साहित्यिक हिंदी है। तीसरा जो हिंदी का रूप है उससे हमारा आज का विषय रिलेटेड है, संबंधित है, और वह है प्रयोजनमूलक हिंदी। अर्थात विशिष्ट प्रयोजन से प्रयोजित हिंदी को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य से प्रयुक्त हिंदी को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। यह प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, खास उद्देश्य होता है, और यह प्रयोग विविध क्षेत्रों में होता है। बैंक, रेलवे, व्यवसायिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को दोस्तों हम प्रयोजनमूलक हिंदी में स्थान दे सकते हैं। इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी विशिष्ट प्रयोजन से आशय से प्रयुक्त हिंदी है। प्रयोजनमूलक हिंदी का नामकरण एवं स्वरूप जब हम देखें तो कह सकते हैं कि पहले प्रयोजनमूलक हिंदी को कामकाजी हिंदी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। इसे हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अन्य नाम कह सकते हैं। दूसरा एक नाम चल रहा है व्यावहारिक हिंदी, मतलब कि कामकाज में, वह कार्यालयी कामकाज है, प्रशासनिक कामकाज है, उसमें प्रयुक्त, संस्थानों में प्रयुक्त हिंदी को कामकाजी अथवा वहां व्यवहार में प्रयुक्त हिंदी को व्यावहारिक हिंदी नाम से पुकारा जाता है। हकीकत में यही हिंदी आज विशिष्ट नाम प्रयोजनमूलक हिंदी से जाना जाता है। यह नामकरण अंग्रेजी में इसे फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी की जब हम
अर्थ की ओर देखते हैं तो उसकी शब्द संरचना दो शब्दों से बना यह शब्द है, प्रयोजन और दूसरा मूलक। दोस्तों, मूलक यहां प्रत्यय है, प्रयोजन मूलक। तो प्रयोजन विशिष्ट शब्द है, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, और मूलक प्रत्यय लगा हुआ है। इसका तात्पर्य होता है कि वह हिंदी जिसका अपना विशेष लक्ष्य, हेतु या प्रयोजन है, अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी का एक लक्ष्य होता है, हेतु होता है, प्रयोजन होता है। और प्रयोजन मूलक हिंदी का लक्ष्य क्या है, हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी ओर जब हम विचार करें, सोचें, तो हमारे सामने उसकी बहुआयामी उपयोगिता देखने मिलती है। प्रयोजन मूलक हिंदी में रोजगार मूलकता भी है। तो उद्देश्य कौन से हो सकते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के? प्रयोजन मूलक हिंदी का अभ्यास क्यों? प्रयोजन मूलक हिंदी का यह रूप क्यों? समयांतर पर प्रयोजन मूलक हिंदी में संवैधानिक स्थितियों द्वारा सुधार क्यों? तो एक विधान में कहना चाहे तो यह ऐसी हिंदी है जिसकी उपयोगिता बहुआयामी है, और यह राष्ट्र के सर्वांगी विकास में येन केन प्रकारेण सहायक है। उसका उद्देश्य देखें तो कह सकते हैं कि सबसे प्राथमिक उद्देश्य हिंदी की व्यावहारिक उपयोगिता से परिचित कराना है। मतलब कि जो व्यवहार में, वह व्यवहार पत्र व्यवहार हो या कोई भी व्यवहार हो, तो उसमें हिंदी का उपयोग कैसे होता है, उससे परिचित कराना प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य है। दूसरा, रोजगार उपलब्धि में युवकों को यह हिंदी बहुत ही उपयोगी है। अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी का अभ्यास का व्यक्ति अर्थात युवक उसका पठन करे, उसका अध्ययन करे, तो उसके जरिए रोजगार की उपलब्धि है। कहना चाहे कि प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग करके किस प्रकार युवक वर्ग रोजगार प्राप्त कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि संक्षेपण, टिप्पण, इससे आगे चलते हैं तो और भी क्षेत्र जो है जहां रोजगार में प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयुक्त है। दोस्तों, युवकों को इस हिंदी से बड़ी मदद मिलने वाली है। तीसरा, कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी भाषा का ज्ञान कराना है। प्रयोजन मूलक हिंदी के अध्ययन से हम छात्र, पाठक या हिंदी समाज या फिर सारा रसिक समाज इस हिंदी के अभ्यास से कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। विभिन्न कार्यालय, उसकी बात हम बाद में करते हैं। सिर्फ उदाहरण में दे दूं कि कोई सरकारी या अर्ध सरकारी या स्वायत्त संस्था का कार्यालय है, वहां प्रयुक्त हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा क्यों, कैसे प्रयुक्त होती है और उससे हमारा
काम या व्यवहार किस प्रकार सरल होता है उसका ज्ञान देना इस रूप का, हिंदी के रूप का उद्देश्य है। चौथा, पारिभाषिक शब्दावली में कौशल की प्राप्ति करना। पारिभाषिक शब्दावली में कौशल प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि तभी जाकर हम अपनी व्यवहारिकता, अपना व्यवहार चाहे किसी भी क्षेत्र का सरल बना सकते हैं। वह दोनों तरफा, कार्यालयों का और कार्यालय में कार्य करने वालों एवं प्रजा, जनता या प्रेक्षक सभी का काम पारिभाषिक शब्दावली के जरिए सफलता प्राप्त कर मिलती है। तो कैसे कह सकते हैं कि एक बात, पत्र व्यवहार में हम किसी से बात करते हैं तो हमें लंबा ब्यौरा नहीं देना है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं किसी प्रकाशन से किताब मंगवाते हैं तो हम एकदम सीधे सरल संक्षेप में लिखकर एक शब्द लिखते हैं कि कृपया, कृपया भेज दे। यह कृपया विशिष्ट उद्देश्य से प्रयुक्त शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, क्योंकि यह कृपया ही शब्द प्रयोग करना है। यहाँ हमें अपना भाव या लगाव या हमारी स्थिति, परिस्थिति को वहाँ निर्दिष्ट नहीं करना है। जैसे कि यदि मुझे किसी किताब की आवश्यकता है तो मैं वहाँ उस अपनी आवश्यकता, जरूरत को नहीं लिखूंगा। उससे, उस प्रकाशन को कोई लेना देना नहीं। मुझे लिखना है कृपया, बस ऐसे सरलता के साथ, शॉर्ट एंड स्वीट व्यवहार होता है। तो ऐसे पारिभाषिक शब्दावलियों में कौशल प्राप्ति के लिए भी प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन आवश्यक है। दोस्तों, जनसंचार के साधनों में भी कौशल प्राप्ति के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग है। आजकल हम जानते हैं कि मीडिया का जमाना है और हम ये भी जानते हैं कि पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसमें बड़ी रोजगार की उपलब्धि है और उसमें रोजगारी प्राप्त करनी है तो जनसंचार के साधनों में हमें कौशल प्राप्त करना चाहिए। आजकल मीडिया में, चैनलों में जो लोग रोजगार या स्थान प्राप्त करते हैं वे लोग जनसंचार के साधनों में प्रयुक्त हिंदी में कौशल प्राप्त करते हैं और वे ही बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इस हेतु भी प्रयोजनमूलक हिंदी हमें उपयोगी है। महत्वपूर्ण बात कि प्रयोजनमूलक हिंदी राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में भी बड़ी सहायक है। सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की संपूर्ति करने में भी यह रूप, हिंदी का यह रूप बड़ा ही उपयोगी सिद्ध है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी विकास प्राप्त करना है तो हमें हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन करना आवश्यक है और खासकर वैश्विक संदर्भ में हम देखें तो विश्व स्तर पर यदि भारत ने अपने देश की प्रतिष्ठा प्राप्त की है तो उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी का योगदान अवश्य है। अर्थात यह भी उद्देश्य है कि प्रयोजनमूलक हिंदी यह ऐसा साधन है जिसके जरिए देश वैश्विक संदर्भ में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हमारा भारत
वैश्विक संदर्भ में आज प्रतिष्ठित है, उसके पीछे वजह यह है कि हिंदी का इस विशिष्ट रूप प्रयोजित है, प्रयोग में प्रयुक्त है। इसी वजह से हमने विदेशों में, भारत ने विदेशों में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हमारे प्रधानमंत्री जी की बात हिंदी में जब वे करते हैं तब वैश्विक स्तर पर स्थान प्राप्त करने के लिए इसी राजभाषा का प्रयोग करके वे काम को सरल बनाते हैं। सारा देश वैसे ही अपना हर काम सरल बनाने के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग करता है, अर्थात व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी ये ऐसी सीढ़ी है जिसके जरिए हम विकास पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य। अब हम देख रहे हैं प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग। अभी तक हमने जो बात जानी वह प्रयोजनमूलक हिंदी से हमारा अभिप्राय था। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ, उसका उपयोग। अब हम देखते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग। प्रयोग शब्द यहां स्पष्ट होना जरूरी है। प्रयोग का अर्थ है कि विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी। इसे अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कहीं हम प्रयोग कहते हैं, कहीं क्षेत्र कहते हैं, दूसरी दृष्टि से हम इसे विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त हिंदी कहते हैं। तो परिव्याप्ति भी शब्द व्यवहार में प्रयुक्त है। तो इसके प्रकार भी कहा जाता है। सीधे रूप से कहें तो प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रकार भी कह सकते हैं, भेद भी कह सकते हैं। हकीकत में ये प्रयोग के क्षेत्र है, परिव्याप्ति है। किसके? हिंदी के तीसरे रूप प्रयोजनमूलक हिंदी की परिव्याप्ति है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक क्षेत्र प्रयोजनमूलक हिंदी का है। प्रथम क्षेत्र है कार्यालयी हिंदी, ऑफिशियल हिंदी। कार्यालयी हिंदी अर्थात सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्था या फिर व्यक्ति कार्यालयी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। सरकारी क्षेत्र में भी, सरकारी कार्यालयों में मुझे कहना चाहिए। दूसरा, अर्ध सरकारी कार्यालयों में या स्वायत्त निजी संस्थाओं में जब प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी है उसे कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। यह क्षेत्र कार्यालयी इसलिए पड़ा कि ये कार्यालयों में एक सीमा विशेष में प्रयुक्त हिंदी है। दोस्तों, कार्यालयी हिंदी की तकनीकी शब्दावली और विशिष्ट वाक्य रचना है, उसका अपना अलग रूप है। भाषा का, वाक्य का व्यवहार में, कार्यालयी व्यवहार में प्रयुक्त हिंदी का अलग रूप है, उससे भी परिचित होना चाहिए ताकि हमें कहीं पर भी कदम कदम पर कार्यालयों में काम पड़ता है तब वहां इस प्रकार की हिंदी का प्रयोग होता है।
उदाहरण के तौर पर हम कहें कि प्रशासनिक कार्यालयों में यह हिंदी प्रयुक्त है। दोस्तों, हमें संवैधानिक स्थिति की बात यहाँ नहीं करनी है, उसको हम अलग रूप से समझेंगे, विचार करेंगे, पर यहाँ एक बात सूचित कर दे कि संविधान में राजभाषा ने जो स्थान पाया है, तो तब कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग करना ऐसा आदेश हुआ है, अधिनियम पारित तो किए गए हैं। आज उसी के तहत कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग होता रहता है। दूसरा क्षेत्र है वाणिज्यिक हिंदी, कॉमर्शियल हिंदी। व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को वाणिज्यिक हिंदी कहा जाता है। इस क्षेत्र की शब्दावली एवं शैली परंपरागत है। जैसे कहें कि गेहूं टूटा, देखो हमने वाणिज्यिक क्षेत्र की, व्यापार के क्षेत्र की बात की। आज भी हम समाचार पत्रों में या फिर टीवी में, चैनलों में जब समाचार सुनते हैं तो यहाँ ऐसी प्रयोजनमूलक हिंदी कदम कदम पर प्रयुक्त देखते हैं, क्योंकि ये प्रभावात्मक है। संक्षेप में बहुत कुछ कह देना कि गेहूं टूटा, गेहूं टूटता नहीं, अर्थात गेहूं का भाव टूटा है ना, तो ये गेहूं टूटा। दूसरा शब्द मैं बताऊं इसी फील्ड का कि चना मजबूत हुआ, चना मजबूत, यह वाणिज्यिक क्षेत्र की हिंदी है। तब गेहूं टूटा, उसको इस वाक्य, छोटा सा वाक्य है, पर हम जब किसी से बात करते हैं व्यापार के क्षेत्र में, तो गेहूं टूटा कहते हैं, सामने वाला समझ जाता है कि गेहूं के भाव टूटे, है ना। तो इस प्रकार वाणिज्यिक हिंदी में शब्दावली एवं शैली परंपरागत होती है। तीसरी, जब हम बात करें तो विधि या कानून के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी की कर सकते हैं। तो कानून के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी या विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी भी अपना अलग स्थान प्राप्त है, उसकी भी अपनी अलग पहचान है। हम कानून में गए हों, कानूनी क्षेत्र में हमारा अनुभव हो, कोर्ट में गए हैं, तो वहां जब मुकदमा चलता है उस वक्त हम वहां कुछ सुने शब्द तो हमें पता चलेगा, मुजरिम आदि शब्द जो निश्चित निर्धारित पारिभाषिक शब्द हैं, जो कानून के क्षेत्र के शब्द हैं। तो कानून के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को अलग रूप से पहचाना जाता है। दोस्तों, कार्यालयी हिंदी और वाणिज्यिक हिंदी की तरह कानून के क्षेत्र की हिंदी का भाषा स्वरूप, शब्दावली और शैली अपनी अलग है, क्षेत्र विशेष की है। आगे का क्षेत्र है विज्ञान का क्षेत्र। विज्ञान के क्षेत्र में साइंटिफिक हिंदी का प्रयोग होता है, विज्ञान के शब्दावली का प्रयोग होता है। इसीलिए तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के शब्दकोश हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र का अलग शब्दकोश निर्मित न हुआ हो। तो ये शब्दकोश ही क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि उसमें, उस क्षेत्र विशेष में प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों का कोश है, अर्थात
वे पारिभाषिक शब्द है, अपने क्षेत्र के शब्द हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र की हिंदी भी अपना अलग स्वरूप लिए हुए है। जनसंचार के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी मास मीडिया हिंदी जिसे कहा जाता है। आजकल जनसंचार के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी में हम देखें तो अपना विशिष्ट रूप है। शब्दावली भी, वाक्य या विचार या तर्क रखना, आकर्षकता के साथ रखना, यह बड़ा आवश्यक है। और विचार को, बात को, सूचना को या आशय को स्पष्ट करने में जनसंचार में प्रयुक्त हिंदी वैसे होती है, वह चाहे जनसंचार का प्रकार कोई भी हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहां इस प्रकार की हिंदी अलग रूप से उभरी है। यह तो हम आजकल अच्छी तरह से जनसंचार में प्रयुक्त हिंदी को कदम कदम पर देखते हैं, परखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। बैंक के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी, बैंक के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी का भी अपना अलग प्रयोजन है। तो कैसे? आपने बैंक का व्यवहार किया है, बैंक में गए हैं हम, तो वहाँ हम देखना, वहाँ का साहित्य जब हम हाथ में लेते हैं तो सोचते हैं। वहाँ कुछ शब्द मैं आपके सामने रखूं, राशि, नकद, है ना, तो ऐसे शब्द बैंक के अपने अलग है। राशि शब्द हम कहते हैं कि दूसरे क्षेत्र में, ज्योतिष में राशि शब्द का अर्थ अलग है, बैंक में अलग है। नकद, हम पूरी बैंक का पूरा, चाहे पैसे हम लेने जा रहे हैं या वहां सबमिट करवाने जा रहे हैं, तब वहां का पर्चा जब हम उठाते हैं तो वहां सारा हिंदी में, अंग्रेजी के साथ हिंदी में लिखा हुआ है। वह जब हम पढ़ेंगे तो हमें सहज नहीं लगता, क्योंकि वहां प्रयुक्त हिंदी विशिष्ट हिंदी है, उसकी शब्दावली विशिष्ट है, उस क्षेत्र विशेष की है, बराबर है। तो इस प्रकार बैंक या रेलवे में भी आप देखो, रेलवे में हम खिड़की लिखा हो, सूचनाएं वहां सिर्फ रेलवे स्टेशन पर जाकर पढ़ें तो हमें तुरंत पता चले कि यह हमारी सामान्य व्यवहार की या साहित्यिक व्यवहार की हिंदी के शब्द नहीं, यह अपने क्षेत्र विशेष के शब्द अथवा वहां वाक्य का विशिष्ट प्रयोग होता है। तकनीकी के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी का भी, टेक्निकल हिंदी का भी अपना अलग रूप है। वहां हम बोली चीज को वहां खोखला कहते हैं तकनीकी क्षेत्र में। तो यह खोखला अपनी भाषा में, व्यवहारिक हिंदी में नहीं, पर प्रारंभिक रूप से कहें तो ये प्रारंभिक हिंदी में खोखला नहीं कहा जाता, तकनीकी में उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे का विज्ञापन के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी जनसंचार माध्यम का एक विशिष्ट, जनसंचार की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला एक साधन विज्ञापन है। और विज्ञापन के क्षेत्र में तो और भी बड़ी आकर्षक हिंदी का प्रयोग होता है। हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, जहां कहीं पर हर प्रकार के का विज्ञापन, तो उसमें प्रयुक्त हिंदी
के अपने विशिष्ट लक्षण हैं और अन्य जो क्षेत्र है प्रशासनिक के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी, प्रशासन में, देश के प्रशासन में प्रयुक्त हिंदी की शब्द, हिंदी का रूप विशिष्ट रूप है, प्रयोजनमूलक रूप है। ये तो हमने अलग अलग क्षेत्र देखे। तमाम क्षेत्रों में दोस्तों एक बात अवश्य है कि प्रयोजनमूलक हिंदी सभी जगह हमारा व्यवहार सरल सहज बनाने के लिए प्रयुक्त है। यह मुख्य उद्देश्य है और हमारा व्यक्ति का व्यवहार, समाज का व्यवहार, कहें कि राष्ट्र का व्यवहार इस तरह से सहजता के साथ, सरलता के साथ, स्पष्टता के साथ, त्वरित गति के साथ विकास में उपयोगी है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी हकीकत में भारत के विकास को लेकर विशिष्ट उद्देश्य से, भारत के सर्वांगीण विकास को लेकर विशिष्ट उद्देश्य से प्रयुक्त हिंदी का विशिष्ट रूप है। दोस्तों हमने इस प्रकार देखा कि प्रयोजनमूलक हिंदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग बहुत ही कारगर है। तो हमने जाना कि प्रयोजनमूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है और उसके प्रयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब हम आगे राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।